अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर-रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज जिन मौज़ूआत पे और जिन खबरों पे हमने शामी साहब का नुक्ता नज़र मालूम करना है उनकी फहरिस्त में आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जनरल मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा है और उन्हें कल तलब कर लिया गया है। और फिर निगरान वज़ीर दाखिला हमारे मुस्लिम लीग नून को वोट देने का ऐलान कर चुके हैं और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट देने की सहूलत के सवाल पर इलेक्शन कमीशन ने एक पोजीशन ले ली है। वो कह रहे हैं कि ये ऐसा करना इन इलेक्शंस में मुमकिन नहीं है। और 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, मुसलसल लोड शेडिंग हो रही है। आखिर ये बिजली अचानक कहाँ चली गई, हुकूमत क्या बदली कि बिजली भी चली गई। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का 7 निकाती मंशूर, उस पर भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शामी साहब से, मुशर्रफ साहब के हवाले से। शामी साहब, जनरल मुशर्रफ आखिरकार कोर्ट ने उन्हें बुला लिया कि जनाब क्यों तोड़ा आपने आइन? चलिए इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। पहले तो हमारे जो सराइकी पार्टी के रहनुमा थे और सराइकी सूबे के बड़े अलम बरदार थे, ताज मोहम्मद लंगा जी, ताज मोहम्मद, वो दुनिया से रुखसत हो गए। 72 साल की उम्र थी उनकी, दिल की तकलीफ़ हुई और चल बसे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, आमीन। वो एक बड़े अच्छे सियासी कारकुन थे। इख्तलाफ राय एक तरफ रखते हुए पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हुए, यानी बैरिस्टर थे, नौजवान थे। भुट्टो साहब ने अट्रैक्ट किया, उनकी पार्टी में शामिल हो गए और कई अरसा पीपल्स पार्टी में रहे। अच्छा, ओरिजिनली पीपीपी के थे? हाँ जी। हाँ, और मेरा ख्याल है कि ये लुड्डन में, यानी जो सीट है विहाड़ी की, उसमें मियां मुमताज़ मोहम्मद खान दौलताना के मुकाबले में शायद उन्होंने इलेक्शन लड़ा। अच्छा, पीपल्स पार्टी के टिकट पे, लेकिन कामयाब नहीं हुए और कभी इंतखाबी कामयाबी उनके हिस्से में नहीं आई। पीपल्स पार्टी से अलग हुए, फिर अपनी अलग दुनिया बसाई। सराइकी सूबे के अलम बरदार थे और जितने सराइकी इलाके हैं उनको एक जोग्राफियाई लड़ी में परोना चाहते थे। और बहरहाल एक उनका अपना एक नज़रिया था, अपनी एक कमिटमेंट थी, उसके लिए वो जिए और बड़ी शान से जिए, आन बान से जिए। और उनका जो मकसद था, अब तो ये मसला ज़ेरे बहस है, इस पर गुफ्तगू हो रही है। देखिए किस वक्त क्या मामला हो जाए, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। उनकी एक बेटी है, उसके वो हमारी तरफ से ताज़ियत, अल्लाह ताला उसको ये हौसला दे ये गम बर्दाश्त करने का। परवेज़ मुशर्रफ, देखिए परवेज़ मुशर्रफ साहब को तो अब सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया गया। दरख्वास्तें दी मुख्तलिफ लोगों ने कि जनाब ये परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए हैं, अब इनकर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा कायम होना चाहिए। बिल्कुल। अब नोटिस जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने जी। कल वो अदालत में तशरीफ़ लाएंगे। उनका वकील तो शायद आज भी मौजूद था जी, और वो कल भी मौजूद होगा। फिर वो अपना नुक्ता नज़र बयान करेंगे कि क्यों ना उनको दफ़ा 6 के तहत फांसी की सज़ा दे दी जाए या उम्र कैद की सज़ा दे दी जाए। लेकिन जी, इससे पहले बात यह भी है कि ये मुकदमा कायम कर सकती है वफाकी हुकूमत। अच्छा, अदालत जो है बराह रास्त मुकदमा कायम नहीं कर सकती। वफाकी हुकूमत को अगर वो हुक्म देती है कि मुकदमा कायम करो, तो फिर सवाल यह है कि पहले क्यों नहीं कायम किया, पहले हुक्म क्यों नहीं दिया गया। मुशर्रफ साहब जो थे वो दंदनाते हुए यहाँ उतरे इक़्तिदार से और रुखसत हो गए। पहले कोई कोर्ट में नहीं गया था ना, कोर्ट इन्वोक ही नहीं की। कोर्ट तो अब सुओ मोटो नोटिस में इत्मीनान लेती है ना। कोर्ट ने तो ये बात ख़त्म कर दी ना कि हमारे पास तो कोई आया ही नहीं। हाँ। और ऐसे एक बात अच्छी हुई है कि चीफ जस्टिस जो है इफ्तिखार चौधरी साहब, वो उस बेंच से दस्तबरदार हो गए हैं और अब ये दो उनके जज हजरात जो हैं उनके सपुर्द है। ये मुकदमा इतना अहम है कि इसको मेरा ख्याल फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। अच्छा, ये 2 जजेस का मामला नहीं है, ये मतलब मुनासिब यही लगता है। अच्छा शामी साहब, ये 12 अक्टूबर 1999 पे मुकदमा चलेगा या 3 नवंबर 2007 पे मुकदमा चलेगा? नहीं, ये 12 अक्टूबर 1999 पर तो सुप्रीम कोर्ट मोहर तस्दीक जब्त कर चुकी है। ठीक है। और वो मोहर लगाने वाले जज हजरात कई एक दो तो इस पर अभी तक बैठे हुए हैं अदालत में, खुद चीफ जस्टिस भी उनमें शामिल हैं। उस वक्त जो जज थे, जस्टिस सईद सदीकी साहब, वजीउद्दीन साहब, नासिर असलम दाहिर साहब, खलीलुर रहमान खान साहब, इन्होंने कहा हम हलफ नहीं उठाएंगे पीसीओ के तहत, हम इस पीसीओ को तस्लीम नहीं करेंगे। तो उनको उनके ओहदों से बरतरफ कर दिया गया। ठीक है। और यहाँ फिर किसी ने चूं भी नहीं हुआ, यानी अदालत जो थी वो तब्दील हो गई।
जस्टिस अरशद हसन साहब तशरीफ ले आए, हाई कोर्ट बार भी वैसी रही, सुप्रीम कोर्ट बार भी वैसी रही, सिविल सोसाइटी भी वैसी रही, और मामला आगे चल पड़ा। बिल्कुल। और ये फिर वो जो फैसला है जस्टिस अरशद हसन साहब की सरबराही में जो बेंच बना, उसने अपनी मोहर तस्दीक सब्त कर दी कि 12 अक्टूबर 1999 का इकदाम बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, यही होना चाहिए था। जो हुकूमत की परफॉर्मेंस थी नवाज शरीफ साहब की, वो ऐसी थी कि उसका यही अंजाम होता। अच्छा। और फिर जो असेंबली आई 2002 में मुंतखब होके, उसने भी ठप्पा लगा दिया। 2/3 अक्सरियत से परवेज मुशर्रफ साहब को इंडेमनिटी दे दी, माफी दे दी। अच्छा, अब उनको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। ठीक है। लेकिन ये फिर जो उन्होंने, अब उनको तो जनाब चस्का पड़ गया फिर ये। ठीक है। उन्होंने सोचा अगर एक दफा ये काम हो सकता है तो दूसरी दफा भी हो सकता है। तो ये जो 2007 में 3 नवंबर को उन्होंने फिर इमरजेंसी लगा दी। अच्छा। अब हुआ ये कि पहली इमरजेंसी का निशाना तो बने थे वजीर आजम और मजलिस कानून साज, असेंबली, सेनेट। अब निशाना बनी जनाब अदलिया, चीफ जस्टिस और उनके हमनवा, और सारे बरदस्त जज जो हैं उनको निकाला गया अदालतों से, घरों में नजरबंद कर दिया गया। ठीक है। क्योंकि देखिए अगर इमरजेंसी में और नजरिया जरूरत के ताबे वजीर आजम की छुट्टी हो सकती है, तो फिर चीफ जस्टिस की भी हो सकती है। तो जब वजीर आजम पर उनका हाथ खुल गया, साफ हो गया, तो उन्होंने कहा अब चीफ जस्टिस से भी निपट लिया जाए। ठीक बात। अब ये सौदा महंगा पड़ गया। अच्छा, ये महंगा पड़ गया। हाँ। उस पर हंगामा हुआ जी। अदलिया का एक फैसला भी मौजूद है। ठीक है। उसी दिन जज इकट्ठे हुए। हाँ। वो भी एक अलग कहानी है, बिल्कुल, किसी दिन तारीख में लिखी जाएगी या बताएंगे। हाँ। बहरहाल वो एक फैसला जारी हो गया और उस इकदाम को खिलाफ आईन करार दे दिया। इसका मतलब यह है कि जो मुकदमा है फिर वो गद्दारी का नहीं, उस फैसले की खिलाफ वर्जी का होगा। गद्दारी ये हो गई ना कि उन्होंने कह दिया कि आपने दस्तूर तोड़ा है। अच्छा। उससे तजावुज किया है। हाँ। जब तक आप दस्तूर तोड़ेंगे तो आर्टिकल 6 लग जाएगी। आर्टिकल 6 जो है वो इंतहाई हाई ट्रीजन है, इंतहाई गद्दारी। ठीक है शामी साहब, वक्फा हो गया। एक वक्फे के बाद मैंने एक सवाल है जहन में कि मुकदमा फैलेगा कितना, इस पे बात करते हैं फिर वक्फे के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद बात हो रही है जनरल परवेज मुशर्रफ पर गद्दारी के मुकदमे की। शामी साहब, ये मुकदमा फैल भी जाएगा क्योंकि 2007 में एक दस्तूरी वजीर आजम भी था और भी बहुत सारे लोग थे। मेरा तो ख्याल है कि जो ये एमरजेंसी लगाई थी परवेज मुशर्रफ साहब ने जी, उसके हक में कैबिनेट ने भी करारदाद मंजूर की हुई है। अच्छा। और कौमी असम्बली ने भी मंजूर की हुई है। अच्छा। 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी थी। हाँ। अगर 2/3 अक्सरियत हासिल होती तो फिर ये मसला ना होता। ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उस वक्त की कौमी असम्बली ने कसरत राय से ये करारदाद मंजूर की है, जहां तक मेरा हाफजा याद में काम करता है। हाँ जी। अच्छा, तो इसका मतलब है वो इनकी फेवर में जाती है ये दलील कि कौमी असम्बली में कोई इस तरह की करारदाद? वो तो फेवर में कैसे जानी है, वो कौमी असम्बली भी को एक्यूज हो सकती है ना, उसके अरकान भी। हाँ, जो इसके हक में वोट देने वाले। हाँ। लेकिन ये बहुत लंबी बात, इतनी शायद ना फैले और इसको मरकूज रखा जाए, क्योंकि जब चीफ मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जब टेक ओवर कर लेता है तो फिर हर शख्स उसके राम करम पर होता है। फौज में उसका हुक्म चलता है और वहां पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो जिम्मेदारी जो है वो बुनियादी तौर पर तो परवेज मुशर्रफ साहब की होगी। शामी साहब, अयूब खान, याहिया खान, जनरल जिया, इन्होंने भी तो मार्शल लगाए थे। देखिए, इन्होंने मार्शल लगाए और ये ठीक ठाक रहे। 1956 का दस्तूर तो तनावल किया अयूब खान साहब ने। उस दस्तूर में दस्तूर तोड़ने की कोई सजा मुकर्रर नहीं थी। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अगरचे के कानून के तहत कायम हुकूमत जो है उसको गैर आईनी तरीके से तोड़ने की, ख़त्म करने की कोशिश करना, इसके लिए ताज़ीरात पाकिस्तान में एक दफ़ा मौजूद है। मेरा ख्याल 124 अलफ थी उस वक्त। अच्छा, ये भी गद्दारी का मुकदमा है, यानी गद्दारी है वो, और ये इसके तहत मुकदमा कायम किया जा सकता है।
ठीक। लेकिन दस्तूर पाकिस्तान में ये नहीं लिखा हुआ था। अच्छा। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ये जुर्म था, और इसलिए अयूब साहब आए, और सियासतदान जो थे उस वक्त, वो जो खेल खेला जा रहा था कुर्सियों का, इख्तदार का, उससे कुछ लोग तंग भी बहुत थे। ठीक है। तो अयूब खान की बड़ी आवभगत हुई, और वो आके उन्होंने इख्तदार संभाल लिया, और फिर अपना एक नया दस्तूर दिया, और उस दस्तूर के ताबे हुकूमत की। फिर अयूब खान के खिलाफ एक बगावत हो गई, अवामी तहरीक चली जी। तो अयूब खान का जो दस्तूर, उन्होंने अपना दस्तूर जो था वो तोड़ा खुद ही। और याहिया खान जो है उन्होंने उनसे इख्तदार ले लिया। ठीक है। और उस वक्त एक तबका ऐसा था जो चाहता था कि 62 के दस्तूर में तरमीम हो जाए और नया इलेक्शन करा लिया जाए और जमहूरियत चलती रहे या बहाल हो जाए, मगर जो बड़े मुखालिफिन थे वो ये नहीं माने। वो कौन कौन थे? भुट्टो साहब, अच्छा। मुजीब साहब, पाशानी साहब, उन्होंने, उनके बल पर वो जनाब याहिया खान आ गए और दस्तूर तोड़ दिया गया। अच्छा। अब दस्तूर नया बनाने के लिए याहिया खान ने जनाब इलेक्शन कराए, और दस्तूर तो क्या बनता, मुल्क टूट गया। तो याहिया खान के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि इसने गलत तोड़ा है दस्तूर, और इसके उसको उन्होंने युदरपर करार दिया, गासिब। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है। ये वाहिद यानी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने गासिब करार दिया। लेकिन वो गासिब फिर पाकिस्तान के परचम वो में लपेट गासिब के यही मौजूद रहा। हाँ। उसे प्रोटेक्टिव कस्टडी यानी हिफाजती नजरबंदी में रखा गया। ठीक है। पाकिस्तान के परचम में लपेट के उसको दफन किया गया, और जहां कहीं अमेरिका इलाज के लिए गया था तो वहां भी 19 तोपों की सलामी मिली थी। अच्छा। और यहां भी उनको मरते हुए भी शायद 21 तोपों की सलामी दी गई, और भुट्टो साहब भी उसकी हिफाजत करते रहे, और ज़ियाउल हक साहब ने भी उन्हें सैल्यूट करके रुखसत किया। अच्छा। फिर आप ज़ियाउल हक साहब आए। बिल्कुल। उस वक्त मसला यह था, एक बड़ी तहरीक चली इंतखाबी धांधली के खिलाफ। अब लोग मुतालबे कर रहे थे, सड़कों पे नारे लगा रहे थे। अब वो भुट्टो साहब और उनके मुखालफिन के दरमियान इतनी धींगा मुश्ती हुई कि फौज आई और हलवा पकना शुरू हुआ जनाब। ठीक है। पूरे मुल्क में उन फौज के आने की खुशी में हलवा पकाया गया, क्योंकि पीएनए जो थी उनको मौलाना मुफ्ती महमूद साहब लीड कर रहे थे उसको, और मौलाना जनाब शाह अहमद नूरानी भी उसमें शामिल थे। ठीक है। और जमात इस्लामी भी थी। तो अब मौलवियों के नाम हलवा लग गया। उन्होंने कहा पकाओ हलवा। हलवे की देगे चढ़ी, पूरे मुल्क से सूजी खत्म हो गई, घी खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गई, इतना हलवा पका। अच्छा। और जनरल ज़ियाउल हक के नारे लगते थे, मर्द मोमन मर्द हक, ज़ियाउल हक ज़ियाउल हक। सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया जरूरत के तहत उनके इकदाम को दुरुस्त करार दिया, और वो 11 साल हलवा खाते रहे। हाँ जी, खिलाते भी रहे। अच्छा। हाँ, और खाते भी रहे। ठीक है। खुद। अच्छा, अब उसके बाद आगे परवेज मुशर्रफ साहब, इनका मसला क्या हुआ? इनको नौकरी से निकालने चाहते थे जनाब वजीर आजम नवाज शरीफ साहब। ये दुनिया का पहला मार्शल है जो एक जर्नल ने अपनी नौकरी के बचाने के लिए लगाया, और मजे की बात है कि पूरी फौज उसके साथ चल पड़ी। पूरी फौज, जाहिर है वो तो फौज तो हरकत नहीं कर सकती ना, वो तो उसके इशारे पर चलेगी। ये डिसिप्लिन का तकाजा है। ठीक है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसने भी उस पर ठप्पा लगा दिया। जो जस्टिस अनवारुल हक की अदालत का फैसला था जी, वही जस्टिस अरशाद हसन ने थोड़ी बहुत पंक्चुएशन तब्दील करके वो फैसला सादर कर दिया। अब फंस गए आके ये 3 नवंबर 2007 को अब परवेज मुशर्रफ साहब को वो भुगतना पड़ेगा, और उसका अंजाम क्या होगा? अब निगरान हुकूमत तो कह सकती है, भाई निगरान हुकूमत को आप किस चक्कर में डाल रहे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इन पर मुकदमा कायम करो, तो मेरा ख्याल उसके लिए जो आने वाली हुकूमत है उसका इंतजार कर लेना बेहतर होता। निगरान गवर्नमेंट आसानी से नहीं कर ये निगरान हुकूमत आसानी से तो हर कोई कायम कर लेगा, लेकिन निगरान हुकूमत तो बेचारी कहेगी भाई हम तो इलेक्शन कराने आए हैं, हम एक मुश्किलात में डाल रहे हो, पर जो भी हो सो, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है जो करना है। अब तो कल समात होगी और फिर कल देखेंगे क्या होता है। शामी साहब, उनके मुखालिफ तो बड़े जोशो जज्बे से भरे बैठे। हाँ, ये हमारे निगरान वजीर दाखिला तो नून लीग को पक्के वोटर हैं शामी साहब, बड़े अच्छे सपोर्टर हैं। क्यों? वो कहते हैं मैं नून लीग को वोट दूंगा। नहीं, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है, हाँ, नवाज शरीफ साहब की तारीफ की है। तारीफ तो कुछ उन्होंने इमरान खान साहब भी की है कि बड़े उभरते हुए जनाब लीडर हैं,
और जरदारी साहब के बारे में कहा बेनजीर भुट्टो तो मुझे बहुत पसंद करती थी। अब जरदारी साहब से कुछ फैसला हो गया, पता नहीं कैसे हुआ, ठीक है। लेकिन बहरहाल वो एक विजनरी लीडर है वो भी। और फिर नवाज शरीफ साहब पर तो फरेफ्ता हो गए। हाँ। और ये जो निगरान वजीर दाखिला, मेरे एक दोस्त कहने लगे कि भाई इनका क्या कसूर है बेचारों का, ये कुर्सी रहमान मलिक साहब की है जिस पर वो बैठे हैं। यानी इस तो, पे बैठ के कुछ कोई भी बात कर सकते हैं। वैसे मैंने ये जो हमारे निगरान वजीर दाखिला हैं, जी, क्या नाम है इनका? हबीब साहब। हाँ, मेजर, ये मेजर है फौज के जी। ये मेजर हबीब साहब जो हैं, हाँ। आप पता आपसे डर लग रहा है, खुदा मालूम किस वक्त आप भी वर्दी पहन लें। तो उन्होंने ये आवान है, अच्छा, मलिक हैं, कहूटा में के नजदीक के गांव में पैदा हुए थे। तो ये जो हबीब साहब हैं, ये फौज में रहे, फिर ये ISI में रहे बलूचिस्तान में। अच्छा। इनकी खासी उम्र बलूचिस्तान में गुजरी है। ठीक है। ये IB के डिप्टी डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, ये जनाब ISI के अंदर रह चुके हैं, ये आपकी जो अपना IG रह चुके हैं बलूचिस्तान की पुलिस के। अच्छा। ये रेलवे पुलिस के IG रह चुके हैं, ये आजाद कश्मीर पुलिस के IG रह चुके हैं। हाँ। बड़े तजर्बाकार है। बलूचिस्तान में इन्होंने इतना अरसा गुजारा है कि मेरा ख्याल वहां के हालात पर तो इनके गहरी नजर होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद उनको ये मालूम नहीं हुआ कि कौन सी बात निगरान वजीर को करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। अच्छा शाफी साहब, इसमें एक अपनी वोटिंग इंटेंशन बता देना, इसमें क्या खराबी? मतलब तो कोई आप तो फिर आप मुझे बताइए। हाँ। आप तो निगरान वजीर है ना, अब जज साहब हैं, वो अदालत में बैठे हैं। हाँ। वो बताएं मैं तो फला पार्टी को वोट दूंगा। हाँ। कंपल्शन क्या है? जिसको चाहे वोट दे दे। ठीक है। ये ऐलान करना, इसका इजहार करना, ये तो मतलब एक परले दर्जे की बेएहतियाती है। ठीक। और ये जो वजीर दाखिला हैं, जिस कैलेबर के हैं, जिस पस मंजर के हैं, जिस तजर्बे के हैं, और बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊं, ये परवेज मुशर्रफ साहब इनसे नाराज हो गए। अच्छा। और फिर इनको उन्होंने कोई पुलिस की ड्यूटी नहीं दी, इधर उधर मुख्तलिफ कामों पे लगाए रखा। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इसमें इन्होंने रिट की कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई थी 2004 में, मैं ग्रेड 22 में मुझे तरक्की देनी थी, वो नहीं दी गई। तो हमारे इकबाल हमीदुर रहमान जो जस्टिस है, चीफ जस्टिस, उन्होंने ये फैसला किया 2012 में। अच्छा। कि इनको 2004 से 1 अप्रैल 2004 से 22 ग्रेड में रखा जाए, इसका ग्रेड 22 किया जाए। वाह। इनको बैक डेट में तरक्की मिली है। हाँ। गोया ये किस्मत के इतने धनी है। और जबान जो है, हाँ, वो बेचारों की पुलिस वालों की जुबान है, हाँ, वो काबू में नहीं रही। तो अगर ये ऐसी जुबान चलती रहेगी जी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वजारत चलेगी। तो क्या इन्हें कोई रिएक्शन करना चाहिए? अब जैसे ये बात, अगर ये तो अब सियासी जमातें उस पर शोर मचाएं या ना मचाएं, लेकिन बहरहाल अगर मैंने तो पहले अर्ज कर दिया, अगर जुबान चलेगी तो वजारत नहीं चलेगी। चलिए शाफी साहब, हम एक वक्फा ले लेते हैं, हम वक्फे के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शाफी साहब, बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनको वोट देने के लिए इलेक्शन कमीशन कहता कि ये ना करें। देखिए, मैं तो बार बार आपकी खिदमत अक़दस में अर्ज कर चुका हूँ इस प्रोग्राम में कि ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ है पार्लिमानी निज़ाम। ठीक है। और यहाँ हल्का जाती इलेक्शन होता है, और पाकिस्तानी जो है, ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। बिल्कुल। उनके यहाँ तो अपने इलेक्शन की छुट्टी नहीं होती, हमारे इलेक्शन पे कहाँ छुट्टी होगी। और ये पाकिस्तान नहीं है, अमेरिका में, यूरोप में, सऊदी अरब में छुट्टी करनी आसान नहीं है। बिल्कुल। वहाँ लोग जो हैं हाजिरी पूरी देते हैं, मतलब अपना पूरा चौकसी से काम करते हैं। तो ये लोग किस तरीके से किसी एक जगह इकट्ठे होकर वोट डालेंगे? सऊदी अरब में कैंपेन कैसे चलाएंगे? नहीं, कैंपेन चलाना तो अलग है, वोट कैसे, इंतजाम कैसे करेंगे? ठीक है। आप अमेरिका के कितने शहर हैं, सऊदी अरब के कितने शहर हैं, यूरोप के कितने शहर हैं, किस किस शहर में कितनी संदूकियां रखेंगे आप? लेकिन वो हमारी अदलिया कहती है आप लाजमी करें। अदलिया जो है वो कहती है, लेकिन अदलिया अगर इस बात पर गौर करे तो बड़ा मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। नादरा वालों ने कहा था, हमारे मलिक साहब जो उनके नादरा के चीफ हैं, उन्होंने कहा था हमने एक सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है,
उसको हम पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। अगर उस पर इत्तेफाक हो गया तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानी वोट दे सकेंगे। अब वो तो मुझके बाद तो मुझे कोई खबर नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने तो कबूल उसे नहीं किया और इलेक्शन कमीशन ने भी किया। और बाकी पार्टीज खामोश हैं। एक यही वो नहीं चाहती ना। अच्छा, इसलिए कि ये जो वोट हैं ये इनसे बड़ा खलल पड़ जाएगा इलेक्शन में। अब होना ये चाहिए कि ऐसा सॉफ्टवेयर बन जाए जिसमें आप अपने मोबाइल फोन से अपनी आइडेंटिटी दिखा के बराह रास्त वोट दे सके। कोई ई वोटिंग का तरीका वदा करना होगा, काबिल एतमाद भी हो। जब तक ऐसा नहीं होगा उस वक्त तक ये मामला नहीं चल सकता। काबिल एतमाद तो हो सकता है ना, क्योंकि आपका शनाख्ती कार्ड है, उसके ऊपर आपका अंगूठे का निशान होता है। ठीक है, तो आप अंगूठे का निशान वहां लगाएं और आपको पता चल जाएगा कि आप है बोल रहे हैं या कौन बोल रहा है। और ये और इस तरह का कोई निजाम करना होगा, इजाद करनी होगी कोई। ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है। और ये वोट नहीं डाले जा सकेंगे हालात जो मौजूद हैं उनमें 2013 में नहीं मुमकिन होंगे अगर कोई इजाद ना कर ली नादरा ने तो। चलिए, ये सुप्रीम कोर्ट की खिदमत अक़दस में भी ये अर्ज है, अगर कोई हमारी बात वहां तक पहुंचा सके, कोई ऐसा हो, कोई नामबर जो बात हमारी सुन सके और सुन के यकीन कर सके और जाके उन्हें सुना सके। शाह साहब, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है शाह साहब, और जब से निगरान हुकूमत आई है जिंदगी जीरन हो गई। आपको मालूम है जब से निगरान हुकूमत गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान में बलोचिस्तान में 4 या 5 जो हमारी पाइपलाइन में धमाके हो चुके हैं गैस की। और ये जो परसों एक धमाका हुआ है 450 मेगावाट बिजली जो है उससे अफेक्ट हुई है, बल्कि उससे ज्यादा। ठीक, उच्च पावर स्टेशन में जो सप्लाई बंद हुई है। और उधर आप देखिए कि खैबर पीके में वो जो हमारे तालिबान हैं उन्होंने हमला किया है एक पावर स्टेशन, ग्रिड स्टेशन पर, उसे उड़ाया है और अरबों का नुकसान पहुंचाया, अंधेरा फैलाया पूरा। और फिर जनाब हमारे हसास अदारे जो हैं उन्होंने सारी उनकी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली। अच्छा, हाँ जी, वो आपस में बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हो ये तो उल्टा हो गया, लोग तो बड़े खिलाफ हो रहे हैं, लोग तो उड़ाने वालों को गालियां दे रहे हैं, उनको बड़ी तकलीफ है। ये क्या करें? उन्होंने कहा बस इनकार कर दो, हमने नहीं उड़ाया। अच्छा, और उन्होंने इनकार कर दिया, हमने नहीं उड़ाया। तो ये बलोचिस्तान में और खैबर पीके में ये लोग जो हैं ये सारे अफरा तफरी फैलाने के लिए इलेक्शन टारगेट लगता है कि ऐसी अफरा तफरी फैले, बिजली की सप्लाई कम हो, गैस को उड़ा दिया जाए, ग्रिड स्टेशन निशाना बने, ताकि इंतखाबी अमल जो है मुतासर हो जाए। लेकिन शाम साहब, आज एप्टमा के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सवाल पूछा बड़ा मुतय्यन, उन्होंने कहा हुकूमत क्यों नहीं पैसे देती कि तेल वालों को? जब आप पैसे देते हैं, जो बिजली की कीमत आती है उसमें लाइन लॉसेस है, चोरी है। आप 1 रुपया का तेल देते हैं, आपका 75 पैसे वापस नहीं आते कीमत में। तो जब जितनी बिजली पैदा करते हैं नुकसान बढ़ता चला जाता है। और डेफिसिट, अभी तो आप देखिए वजीर खजाना कोई नहीं है जी। अगर वजीर खजाना होता वो कहता स्टेट बैंक को नोट छापो, और नोट छाप के उनकी खिदमत में पेश करता रहता, गाड़ी चलती रहती। तो शाह साहब, जो अहमद मुख्तार साहब कह रहे हैं, नहीं, अहमद मुख्तार साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी कि हमने पैसे भी छोड़ के आए थे, इतनी लोड शेडिंग का कोई जवाब नहीं। चलिए अल्लाह ताला रहम करे अहमद मुख्तार साहब पर। वो तो PIA को बड़ी अच्छी हालत में छोड़ गए। अब वैसे वो अहमद मुख्तार साहब, तो मुझे याद आया कि एक दफ़ा ये जिक्र हुआ था कि उन्होंने कहा है कि मेरी बीवी को टिकट दिया जाए और बेटे को भी शायद टिकट दिया जाए। अच्छा, तो तब मैं ये सीट छोड़ दूंगा चौधरी परवेज इलाही के मुकाबले में। अच्छा, उनका मुझे पैगाम आया कि ऐसा कत्तन कोई मुतालबा नहीं किया गया। अच्छा, अच्छा, मैंने कोई बात किसी से नहीं की और मैं इलेक्शन लड़ूंगा और लड़ रहा हूं। ठीक है। और मैंने कहा जनाब मुझे भूल गया, तो ये वजाहत हो जानी चाहिए कि वो जो गुफ्तगू थी वो किसी दूसरे जरिए से हम तक पहुंची थी। अब अगर अहमद मुख्तार साहब उसकी तरदीद कर रहे हैं तो अच्छी बात, लेकिन ये तो छपा हुआ है। अहमद मुख्तार साहब जो फरमा रहे हैं ना, PIA की हालत देख लीजिए, इनकी हालत देख लीजिए, क्या इस पे यकीन करें और क्या ना करें। बात यह है, देखिए सुने, मुझे मेरे हुजूर ने एक और बात बताई, ये एक बड़ी हंगामी मीटिंग होने वाली है कैबिनेट की। अच्छा, जो सिर्फ इस इकोनॉमी के मसले पर होगी। इकोनॉमी की हालत जो है वो बेकाबू होती चली जा रही है
और वजीर खजाना मिला नहीं है कोई हमारी हुकूमत को। ये टेक्नोक्रेट कैसे इकट्ठे हो गए हैं? सबसे पहला काम होना चाहिए था कोई अच्छा वजीर खजाना होता। शामी साहब, मुझे लगता है मर्दम शनास में नहीं है काबीना। नहीं है, आपको लगा लिया जाए। वैसे आपका भी तजर्बा है, आप तो बिजनेस आपने बिजनेस जर्नलिज्म किया है ना, इकोनॉमिक जर्नलिज्म में, तो आपका भी कमाल है, तो कुछ आपकी भी खिदमत हासिल की जा सकती है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहाँ से आगे बढ़ाएंगे और फिर आपके सवालात भी शामिल करने की कोशिश करेंगे फेसबुक और SMS और ईमेल्स के जरिए और टेलीफोन लाइंस के जरिए ऑब्वियसली, लेकिन एक वक्फे के बाद। नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, PMLQ ने भी अपना मंशूर दे दिया, 7 नकाती। उन्होंने कहा कि बिजली भी ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर बड़ी अच्छी बात है। अब दायरा मंशूर ने दिया चौधरी शुजात हुसैन साहब जी, अब उनके साथ उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है जनाब हमारे तो 3 लीडर हैं, वो अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, मोहतरमा फातिमा जनाब। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्हीं की तस्वीरें हमने लगाई हुई है। ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि हम आकर 62 और 63 को आइन से निकाल देंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि इनमें बड़ा अभाम पाया जाता है। अच्छा, कहीं ना कहीं अभाम तो है। हाँ। लेकिन सवाल ये, पहले मौका मिला उस वक्त क्यों नहीं निकाली? शाम साहब, खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा है कि जनाब हम मुत्तफिक थे निकालने तो निकाली क्यों नहीं फिर? हाँ, हिम्मत नहीं पड़ी होगी। नहीं, देखिए अब इसको अब भुगते जब है तो है। तो है। शामी साहब, सवालात आज बहुत सारे लोगों के, और सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है वो एक है, वो है कि परवेज मुशर्रफ साहब के कागजात तो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं और परवेज अशरफ साहब के कागजात रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, जुर्म किसका बड़ा है? देखिए बात यह है कि ये भी एक जो मुख्तलिफ रिटर्निंग अफसर है ना जी, उनका अपना अपना माइंड उन्होंने अप्लाई किया है। अच्छा, देखिए एक तो लगता यह है कि इल्ज़ामात जो लगे हुए हैं और जो फैसलों में एक इम्प्रेशन आया है उसके बुनियाद पर फैसला कर लिया गया। ठीक है। परवेज अशरफ साहब के बारे में तो ये हुआ, ठीक है। और परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। चित्राल से नहीं, उनके यहाँ फैसला किया गया हाँ। कि उन पर तो कोई मुकदमा यानी उन पर तो कायम हुआ है। हाँ। लेकिन वो जो रिमार्क्स हैं अदालत के उनको काफी समय लिया गया। हाँ। और जो चित्राल में जिन्होंने कबूल कर लिए हाँ। रिटर्निंग अफसर, उन्होंने कहा इनके खिलाफ तो कोई बात साबित नहीं हुई, कुछ सजा नहीं मिली हुई, कोई कन्विक्शन नहीं है। तो अपने अपने मजाज के मुताबिक फैसले कर लिए गए। हो सकता है ये इम्कान है, एक जज एक नतीजे पे पहुंचे, दूसरा जज दूसरे नतीजे पे पहुंचे। जब अपील में जाएगा मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तो फैसला हो जाएगा, फिर वो लागू हो जाएगा सब पर। ठीक है, तो ये रिकंसाइल हो जाएंगे। देखिए, या तो आप ये फैसला करें, ये तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि एक फैसला करें कि भाई अल्जामात जो हैं वो अल्जामात हैं। ठीक है। और या फिर अगर अल्जामात की बुनियाद पर आप किसी को मुस्तरद कर रहे हैं, नामजद कागजात नामजदगी को रद्द कर रहे हैं, तो फिर सबके साथ ये सलूक होना चाहिए। ठीक है। फिर जिन जिन के खिलाफ इल्जामात हैं और बड़े भयानक इल्जामात हैं, ठीक है, है, उनके कागजात भी रद्द करें आप। तो एक तरीका इख्तियार कर लें और इलेक्शन कमीशन को इस मामले में वाज़ेह हदायत देनी चाहिए थी। तो शाम साहब, अगर अब एक जगह से मेरे कागजात मुस्तरद हो गए, दूसरी जगह मैं क्या समझा जाऊंगा? मेरे कागजात मुस्तरद शुदा समझे जाएं या मेरे कागजात मंजूर शुदा? जिन हलकों में मुस्तरद हुए हैं वहां से इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे आप। अच्छा। और जिनमें हो गए हैं यानी मंजूर, वहां आप इलेक्शन लड़ेंगे। इल्ला ये कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कोई अपील कर दे और फैसला खिलाफ हो जाए, वह चतराल से भी रोक दिया जाए इलेक्शन लड़ने से, या लाहौर या कराची से इजाजत दे दी जाए। ठीक। शाह साहब, खबर आ रही शाह महमूद कुरैशी साहब जो सिंध में आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं PTI के। भाई ये तो अजीब तमाशा मैंने देखा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब थरपारकर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, पीर साहब पगाड़ा की खिदमत में पहुंचे हैं, PTI के वाइस चेयरमैन हैं। हाँ। और मालूम हुआ कि वो आज़ाद इलेक्शन में लड़ेंगे, PTI का टिकट नहीं लेंगे। अच्छा। PTI की जो बड़ी नौजवान है, उनकी उम्मीदों का मरकज है PTI, लेकिन ये अजीबुल खिलकत बच्चे की तरह डेवलप हो रही है। देखिए, कहीं तो कहते हैं कि हम नौजवानों को टिकट देंगे, और वहां तो जो पुराने बेचारे तजर्बाकार हैं वो रो रहे हैं, और कहीं कहते हैं कि पुराने तजर्बाकारों को वोट देंगे।
वो खांगड़ है, उनको वोट दे देते हैं, वहां नौजवान रो रहे हैं। तो ये एक जो मिक्स तैयार करना है, अब तक की चुनीत तो यही है कि ये हो नहीं पा रहा। अभी वैसे ऐलान नहीं हुआ टिकटों का, अभी मुस्लिम लीग नून का ऐलान भी आना है। तो ये चैलेंज दरपेश है, ये पार्टियां जो हैं तो जब ये अपने अपने कैंडिडेट सामने लाएंगी तो फिर इनका जायजा लेंगे। कुरैशी साहब, मतलब क्या उन्हें समझा जाए, वो जमात से बाहर जा रहे हैं या जमात के अंदर आ रहे हैं? तो इमरान खान साहब बताएं तो उन्होंने इजाजत दी है इस कारोबार की या नहीं दी है? शामी साहब, ये है जी राना निसार साहब कहते हैं, शामी साहब मार्गरेट थैचर के बारे में बताएं, क्या ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस थी? अजीब सा कुछ यार, ये लफ्ज़ मुखलिस वो पाकिस्तान की दोस्त थी। वो आज उनका इंतकाल हो गया, 87 साल की उम्र पाई उन्होंने। बरतानिया की वजीर आजम रही 11 साल जी। और जब सोवियत फौजें आई हैं अफगानिस्तान में, वो पूरा अरसा 11 साल उनका जो है वो 1979 से लेके 1990 तक उन्होंने हुकूमत की और बड़ा दिल खोल कर जनाब साथ दिया है अफगान मुजाहिदीन का, और अल्लाह ताला उनको इसकी जजा देगा। और दूसरी बात ये बताऊं कि बरतानिया की उन्होंने इकोनॉमी बदल दी, कंजर्वेटिव पार्टी में नई रूट डाल दी। बरतानिया को कहते थे सिक मैन, ओल्ड सिक मैन ऑफ द यूरोप। अच्छा, यूरोप का बूढ़ा बीमार। हाँ। और उसको तवाना कर दिया। इससे यह भी मैसेज आता है कि हम भी कोई हौसला ना हारे, हम भी तवाना हो सकते हैं। हमें बशर्ते के मार्गरेट थैचर जैसा कोई लीडर मिलेगा इंशाल्लाह। तो मार्गरेट थैचर जो है जी, तो अल्लाह के पास पहुंच गई अपनी। जी शामी साहब, ये कुर्रतुल ऐन है, और कुर्रतुल ऐन ये पूछ रही हैं कि शामी साहब ये बताइए कि पीटीआई अपने इस बहरान से निकल आएगी जो पैदा हो रहा है उसके अंदर? पीटीआई ने बहुत सा बहरान तो खुद ही पैदा किया। एक बहरान पैदा होता खत्म होता है, दूसरा पैदा कर लेती है। अच्छा। दूसरा पैदा होता, तीसरा पैदा कर लेती है। वो कहते पहले तो इलेक्शन कराए, ऑफिस बेरर्स आ गए। अब कहा गया कि ऑफिस बेरर्स जो हैं, जब मुकामी जमातें जो हैं वो रिकमेंडेशन करेंगी उन पर टिकट मिलेंगे। जब उन्होंने रिकमेंडेशन की तो रिकमेंडेशन उलट गई बहुत सारी जगहों पर। अब वहां हाहाकार मची हुई है। देखें बिलाखिर कैसी सूरत निकलती है। इंतजार करना एक दो दिन। शामी साहब, दिलचस्प सवाल है, आखिरी मिनट है ये जी। हबीबुद्दीन साहब आज मेरे हम नाम है। माशाअल्लाह। शामी साहब, आप किसको वोट देंगे? मैं किसको वोट दूंगा कि मैं मलक हबीब नहीं हूं भाई। कि कहूं मैं उसको वोट दूंगा जिसे मैं चाहूंगा। चलिए शामी साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कल फिर हम इसी वक्त इस जगह से आपसे खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।